नमस्कार एवरीवन। चलिए आज फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ आपके अपने द फिजिक्स ट्यूटर यूट्यूब चैनल पे मैं भूपेंद्र दहिया चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एनवायरनमेंट स्टडी के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट फर्स्ट, दूसरा ग्रीन हाउस इफेक्ट्स एंड इट्स मैकेनिज्म, ठीक है। थर्ड टॉपिक ओजोन लेयर, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशन ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। डेट 24 अप्रैल 2020, पेज नंबर 1। चलिए तो स्टूडेंट्स अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से इन चीज़ों को सीखेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट को, ग्लोबल वार्मिंग को, एंड देन अपना जो टेक्निकली जो पॉइंट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो 5th क्लास के बच्चे को भी पता होना चाहिए, हम उन सब पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हम पहले डिस्कस करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग पे उसके बाद आएंगे। तो पहला क्या पॉइंट है बच्चे, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, यहाँ पे आप देख रहे हो दो वर्ड्स हैं, ग्रीन प्लस हाउस एंड देन इफेक्ट। तो ग्रीन प्लस हाउस, ग्रीन हाउस बेसिकली है क्या? ग्रीन हाउस बेसिकली एक हाउस है जो किससे बना होता है बच्चे? ग्लास से बना हुआ होता है। किससे बना होता है? ग्लास से, ठीक है। ये आपका बन गया है ग्रीन हाउस। एंड नाउ, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ग्रीन हाउस है। अब इसके अंदर क्या होगा, जो किससे बना होता है? ग्लास से बना होता है। इसके अंदर ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं वो लगाए जाते हैं। अब इसमें एक्चुअल में होता क्या है उस चीज़ को समझेंगे। कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक है। जो ये ग्रीन हाउस होता है ये आपका ग्लास से बना हुआ होता है, और जो सन होता है उससे जो है रेडिएशंस आती हैं। वो रेडिएशंस क्या होती हैं? ये जो सन से रेडिएशंस आएंगी, सबको पता है, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज और इसके अंदर इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं। वो सब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब वो रेडिएशन जब इसके ऊपर आएंगे तो वो ग्लास के अंदर से पास हो जाएंगे। अब ग्लास की प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या होगी कि इसके इनसाइड जब वो रेस एंटर कर जाएंगी एंड देन स्ट्राइक होकर जब वो बाहर निकलेंगी तो वो बाहर कंप्लीटली नहीं आ पाते हैं, कुछ उसके अंदर इनसाइड ही ट्रैप होके रह जाते हैं। और उससे क्या होता है, इसके इनसाइड जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज कर जाता है। टेम्परेचर क्या हो जाता है बच्चे? इंक्रीज कर जाता है। और जो ये टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, इस टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ही इसके अंदर जो हमने ग्रीन जो छोटे छोटे प्लांट्स हमने लगाए हैं वो ग्रो करते हैं। बेसिकली जो ग्रीन हाउस है वो हम ऐसे एरिया में बनाते हैं जहाँ पे सन की जो अवेलेबिलिटी होती है, जो सन की रेज होती हैं या सन से जो हमें हीट ऑब्टेन होती है वो लिमिटेड होती है। इन दैट एरियाज हम क्या यूज करते हैं? ग्रीन हाउस यूज करते हैं। और इसमें किससे बना होता है? ग्लास से बना होता है। और इनसाइड उसके क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं। और उसके अलावा कई जगह ऐसी जगह भी यूज करते हैं जहाँ पे प्लांट्स को इन द नाइट टाइम भी उसको क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइक विंटर के सीजन में। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको दिन के टाइम में ये क्या हो जाता है? कंप्लीटली वार्म अप हो जाता है। और कुछ टाइम वो नाइट में भी क्या रहता है, उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के कंपेरिजन में ज़्यादा ही रहता है। तो ये है बच्चे आपका ग्रीन हाउस। ये आपका क्या होता है? ग्रीन हाउस। अब इस चीज़ में हमें जो यहाँ सीखना है वो क्या है? पहले ये ग्रीन हाउस सीख लिया, इसको टेक्निकली सारी चीज़ें हम इसके अंदर इसका मैकेनिज्म पूरा का पूरा देखेंगे। उससे पहले ग्रीन हाउस सीखने के बाद अब हम यहाँ पे आ जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या बच्चे? ग्लोबल वार्मिंग। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्रीन हाउस तो हमें पता लग गया, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? बिल्कुल सिंपल है बच्चे, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है इसमें। देखो सिंपल, हमने क्या किया, ये जो ये जो ग्लास का एक जो हाउस था जिसके अंदर हमने प्लांट लगाए थे, उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, अर्थ को कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारी अर्थ है और उसके सराउंडिंग में ये जो है वो हमारा बाकी का एनवायरनमेंट है। ये हमारा एनवायरनमेंट है। और यहाँ हमारा क्या है बच्चे? सन। यहाँ हमारा क्या है? सन। अब सन से जो है रेडिएशंस आएंगी, ठीक है। और वो रेडिएशंस अर्थ के ऊपर भी पहुंचेंगे और कुछ इसके इनसाइड जो ये एनवायरनमेंट है यहाँ पे क्या हो जाएंगी? ट्रैप हो जाएंगी। और कुछ अर्थ के अंदर ट्रैप हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा, ये जो अर्थ का एनवायरनमेंट है इसका भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चे? इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना, अगर ये जो यहाँ पे हमने ग्रीन हाउस देखा था, इसके अंदर जो फिनोमिना होता है, सेम फिनोमिना अगर यहाँ पे अकर होता है अर्थ के साथ और उसके एनवायरनमेंट के साथ, तो उसकी वजह से जो टेम्परेचर राइज होता है उसको हम बोलते हैं बच्चे ग्लोबल वार्मिंग। उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। अब इसमें एक सिंपल सा फंडा आपको समझना पड़ेगा, वो क्या? बेसिकली अगर हमारा टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज होता है जितना हमें रिक्वायर्ड होता है,
जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर उतना ही इंक्रीज होता है तो वो ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, वो जस्ट हमारे कंफर्टेबल में जोन में ही है। बट अगर उससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, जो आज डे टू डे जो लाइफ हम जी रहे हैं, जिसके अंदर हम काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, जो पहले यूज़ करते थे रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह, उनके अंदर हम जो कूलेंट यूज़ करते थे, एसी रेफ्रिजरेटर अब भी यूज़ करते हैं, जो पहले एसी और रेफ्रिजरेटर जो पुराने टाइप के थे जिनके अंदर कूलेंट हम यूज़ करते थे, वो कूलेंट जो था जिसके अंदर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो इसके अंदर यूज़ करते थे, तो वो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन था वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल था, और उससे जो आज भी यूज़ करते हैं वहाँ से हमारी CO2 निकलती रहती है, जिसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्रिएट होती रहती है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस आपको समझ आ गया। अगर ग्रीन हाउस में सेम कंसेप्ट हम अर्थ के ऊपर और उसके एनवायरनमेंट के ऊपर लगा देते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वहाँ जो टेम्परेचर राइज हो रहा है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है बच्चे, और उसके बाद यहाँ पे हम कुछ गैसेस देख लेते हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। ठीक है, क्या है बच्चे, ग्रीन हाउस गैसेज। अब इसमें क्या होगा देखिए, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, मीथेन हो गई, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो भी मैंने बताया था, N2O, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है ये, नाइट्रस ऑक्साइड। तो बेसिकली ये सारी हैं। अब इनमें अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे CO2 है, मीथेन है, CFC है, N2O है, एक ओजोन भी ऐड कर लो इसके साथ, O3। तो ये जितनी भी गैसेस हमने लिखी हैं, इनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है। इसकी वजह से ही अर्थ का जो सराउंडिंग में जो गैसेस हैं, ये वाली जो गैसेस हैं, इनकी वजह से यहाँ पे क्या होता है बच्चे, टेम्परेचर राइज होता है, और जो क्या होता है, ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग। तो इनको क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस। अब इसकी एक रेंज होती है जो कई बार सिंपल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें पूछ ली जाती है। वो क्या, वैसे अगर इन जनरल देखा जाए तो जो N2O है, क्या बच्चे, N2, इसकी जो कैपेबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी इसकी जो होती है, जो रेडिएशंस होती हैं, हीट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की, वो अबाउट 270 टाइम्स होती है एज कंपेयर टू CO2। ठीक है, ये चीज़ मैं किस लिए बता रहा हूँ बच्चे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या होता है कि N2O की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। बट हमारे एनवायरनमेंट के अंदर हम सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, दैट्स वाई जो ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है उसके अंदर जो रोल प्ले करती हैं गैसेस, उनमें अगर हम सीक्वेंसली देखें तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट इसके अंदर आता है वो CO2 की वजह से आता है। अब ये नहीं है कि ज़्यादा अमाउंट में हीट को एब्जॉर्ब करती है, बट इसकी अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, तो CO2 सबसे ज़्यादा हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है CH4, उसके बाद CFC, उसके बाद हमारे पास N2O, उसके बाद हमारे पास O3, उसको आप छोड़ ही दीजिए, ये हमारे पास आता है। तो इसमें अगर देखें तो CO2 जो है वो अबाउट 60%, जितनी हीट हमारे एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब होती है उसका अबाउट 60% जो है CO2 गैस एब्जॉर्ब करती है, और ये आपका 20% करता है। इसको अगर देखा जाए तो 14%, और ये आपका अबाउट 6%। ये अप्रोक्सीमेट एक्यूरेट डाटा है। तो ठीक है बच्चे, ये आपका बेसिक था ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको देखते हुए और जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं उन सबको यहाँ पे स्टडी करते हुए बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे। क्या है टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब मैकेनिज्म में क्या होता है, देखो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारी जो अर्थ होती है उसका जो एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर 4 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। ठीक है बच्चे, तो अब इसके अंदर है क्या, इसको बिल्कुल टेक्निकली सारी चीज़ों को हम समझते हैं। देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम किसकी बात करें, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने अभी भी बताया, टेम्परेचर का राइज होना है। किसके टेम्परेचर का राइज होना, अर्थ के ऊपर जो वाटर है उसका और जो उसका एनवायरनमेंट है उसका, उन तीनों का टेम्परेचर अगर किसी भी तरीके से राइज हो रहा है बिकॉज ऑफ द सन रेडिएशंस, वो किस में आएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट में आएगा। अब देखो यहाँ पे सन से हमारे पास जो रेडिएशंस आती हैं वो इंफ्रारेड रेज आती हैं, विजिबल रेडिएशंस आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं, मेनली तीन ही होती हैं। अब जब वो सन से निकलती हैं तो जो टॉप मोस्ट लेयर उसको क्रॉस करती हैं, एंड देन जो स्ट्रेटोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर में जैसे ही वो एंटर करती हैं तो वहाँ पे ओजोन लेयर बनी हुई है, ये आपकी ओजोन लेयर बनी हुई है। ये क्या कर देती है,
अल्ट्रा वायलेट रेज को, कौन सी रेज को बच्चे, अल्ट्रा वायलेट रेज को ये क्या कर देती है, वहाँ पे प्रोटेक्ट कर लेती है और मीन्स अपने पास एब्जॉर्ब कर लेती है या उनको रिफ्लेक्ट कर देती है, नीचे नहीं आने देती, तो हम सेफ रहते हैं उससे। बट उसके बाद क्या होता है, इंफ्रारेड और विजिबल रेडिएशंस जो होती हैं वो यहाँ पे एंटर कर जाती हैं। इंफ्रारेड और विजिबल रेडिएशंस जो हैं वो यहाँ पे एंटर कर जाते हैं, एंड देन उसके बाद जैसे ही वो यहाँ पे एंटर करते हैं उनमें से अप्रोक्सीमेट एक पर्टिकुलर अगर डाटा देखा जाए तो अबाउट उसका जो 90% होता है वो तो यहाँ पे एंटर करता है, और अबाउट 10% इस एटमॉस्फेयर से ही वो 10% अबाउट वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है एटमॉस्फेयर से ही। अब जो रेडिएशंस यहाँ पे एंटर कर रही हैं उनकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट वेवलेंथ है। कैसी वेवलेंथ है बच्चे, ये पॉइंट काफ़ी अच्छा है यहाँ समझने के लिए। जो सन से रेडिएशंस आ रही हैं उनकी वेवलेंथ कैसी है, शॉर्ट वेवलेंथ। अब वो शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशन जब यहाँ से पास होंगी तो एनवायरमेंट के अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेज जो प्रेजेंट हैं लाइक CO2, N2, CFC, तो ये जो गैसेज यहाँ पे प्रेजेंट हैं इनकी वजह से क्या हो जाएगा, ये CFC बच्चे, हाँ, तो उनकी वजह से क्या होगा, ये शॉर्टर वेवलेंथ है। अब शॉर्टर वेवलेंथ जो है वो इनके अंदर से इजीली पास हो जाएगी और अर्थ के पास पहुंच जाएगी। अब अर्थ के पास पहुंचने के बाद अर्थ क्या करेगी, उन रेडिएशंस को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ टाइम बाद वो इनको इमिट भी करना स्टार्ट कर देगी। आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में जो अर्थ सरफेस होता है वो क्या हो जाता है, काफ़ी वार्म अप हो जाता है। मेन वही रीजन होता है कि वो सन की रेडिएशंस को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड देन उसके बाद क्या करता है, वो इमिट करना भी स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो क्या होती है, जो ये रेडिएशंस आ रही थी ये शॉर्ट वेवलेंथ की थी, और जो ये रेडिएशंस रिमिट करेगी अर्थ वो लार्ज वेवलेंथ की होंगी। किसकी होंगी बच्चे, लार्ज वेवलेंथ। अब शॉर्ट और लार्ज वेवलेंथ को समझो क्या होता है। शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है कि आपकी जो वेव्स होंगी वो काफ़ी पास पास होंगी इस तरीके से। तो अगर वेव्स जो हैं वो काफ़ी पास पास होंगी तो उसके अंदर हाई एनर्जी होगी, हाई एनर्जी होगी, ठीक है बच्चे। बट जब आपकी जो रेडिएशंस हैं वो लॉन्ग वेवलेंथ की होंगी तो उसके अंदर क्या होगा, वो रेडिएशन दूर दूर होंगे और उसकी वजह से क्या होगा, लो एनर्जी, लो एनर्जी। अब यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, लो। अब मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जब यहाँ से रेडिएशंस आई उसके पास हाई एनर्जी थी, यहाँ उसमें से कुछ एनर्जी अर्थ ने अपने पास एब्जॉर्ब कर ली और लो रेडिएशंस की वो बाहर आ गई। लो वेवलेंथ जो है सॉरी लार्ज वेवलेंथ और लो एनर्जी के रेडिएशंस बाहर आ गई। अब जब ये बाहर आते हैं तो CO2 के अंदर, N2O के अंदर, CFC और बाकी जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके अंदर ये क्या हो जाती हैं, ट्रैप हो जाती हैं, उनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। एंड देन क्या करते हैं, इसके अंदर भी जब N2O का जो पार्टिकल है उसके अंदर भी जब ज़्यादा रेडिएशंस हो जाएंगी तो वो भी क्या कर देता है, इनको इमिट कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता क्या है कि यहाँ पे CO2 जो है या N2O क्या है उसके पास रेडिएशन जा रही हैं, काफ़ी देर तक जा रही हैं, इन सब के पास जा रही हैं। अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो क्या कर देंगे, वो पार्टिकल्स जैसे यहाँ है N2 वो इसको इमिट करना स्टार्ट कर देंगे। बट ये जो वेव्स हैं, जो विजिबल वेव्स हैं, इंफ्रारेड हैं, ये हमारे पास क्या है बच्चे, लार्ज वेवलेंथ की हैं। अब लार्ज वेवलेंथ की हैं तो इसका मतलब वो क्या है, यहीं पे रहेंगे, उनके पास एनर्जी इतनी नहीं है कि वो एनवायरनमेंट को क्रॉस कर जाए, वो यहीं रहती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो क्या कर जाता है बच्चे, इंक्रीज कर जाता है। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये उसका पूरा का पूरा जो है बच्चे मैकेनिज्म होता है, किस तरीके से सन की रेडिएशंस आई। इसको फिर से आप अगर चाहें, सन से रेडिएशंस आ रही हैं, इंफ्रारेड रेज, विजिबल, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट जो होती है वहाँ पे ओजोन लेयर जो बनती है स्ट्रेटोस्फीयर में, वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इंफ्रारेड और विजिबल हाई वेवलेंथ के साथ शॉर्टर वेवलेंथ के साथ अर्थ के साथ स्ट्राइक करती हैं, अर्थ के अंदर वो कुछ अमाउंट एनर्जी छोड़ देती हैं, एंड देन बाहर जब वो निकलते हैं तो लार्ज वेवलेंथ की हो जाती है, लो एनर्जी उनके पास आ जाती है। देन वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ट्रैप हो जाती हैं, एंड उससे क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ये आपका कंप्लीट इसके अंदर मैकेनिज्म है। इसके अंदर एक दो पॉइंट और हैं जो मैं आपको अभी यहाँ पे बता देता हूँ, ऊपर ही कर लेते हैं। वो पॉइंट्स क्या क्या हैं, सबसे मेन ये कि जो अर्थ सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं उनमें से इंफ्रारेड प्लस विजिबल रेस, ठीक है, इंफ्रारेड प्लस विजिबल रेडिएशंस जो होती हैं, जो अर्थ के ऊपर पहुंचती हैं वो अबाउट 90% पहुंचती है, 10% जो है वहीं से बाहर निकल जाती है, मैंने अभी भी बताया था। अब इस 90% में से भी अबाउट 30% जो होती हैं वो यहाँ से भी पार्टिकल से टकरा के, अर्थ से टकरा के, वो यहाँ से भी क्या हो जाती हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर से एस्केप कर जाती हैं।
ठीक है। बट यहाँ से जो 70% बच गई, 70% जो बच गई वो हमारे 70% जो है उनमें से 19% कह लो या फिर 19 पार्ट कह लो, उसका जो टोटल 70% है उसका 90 पार्ट, टोटल 19 पार्ट उसके क्या है, वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर रह जाएंगे। ठीक है। और अबाउट 51 पार्ट जो है वो हमारा कहाँ रह जाएगा बच्चे, लैंड प्लस वाटर के अंदर। ठीक है। अब इस पैरामीटर को अगर पूरे को कंप्लीटली अगर हम समझें तो देखिए, जो टोटल सन की रेडिएशंस आई थी वो 100% थी, उनमें से 10% तो बाहर जा चुकी हैं ऑलरेडी, हमारे एनवायरनमेंट में यहाँ एंट्री नहीं की। 90% में से जो 70% है उसका 19 पार्ट, अगर टोटल 70 देखें तो उसके 19 पार्ट जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं, और 51 पार्ट जो है लैंड और वाटर जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरीके से इस फॉर्म में यहाँ पे क्या है, अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। तो जो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ जा रहा है बच्चों, वही क्या कर रहा है, मेन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और उसी से हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है एंड देन उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो रही है। एक्सेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट्स ग्लोबल वार्मिंग। एक्सेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट्स क्रिएट ग्लोबल वार्मिंग। ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो नासा की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिए हैं। और नासा जो है वो यूएस की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इंडिया की इसरो है, सेम उसी तरीके से इन स्क्रीनशॉट्स को, वीडियो को पॉज करके वीडियो स्क्रीनशॉट्स को पढ़ें और प्रिपेयर करें बच्चे। हाँ, ये देखो बच्चे, आपको ग्लोबल वार्मिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो अभी जो हमने किया वो ग्रीन हाउस डिस्कस किया। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या था, अभी भी मैंने बताया एक्सेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस बोथ लैंड एंड वाटर एंड इट्स एटमॉस्फेयर। अभी भी मैंने बताया ना कि टोटल 70% जितनी हमारी अर्थ के जो लोअर एटमॉस्फेयर है, जितनी वहाँ पे रेडिएशंस पहुँचती हैं, उनका अबाउट 70% यहीं पे ट्रैप होके रह जाता है। उसमें से लैंड के ऊपर और वाटर में अबाउट हमारा उसका जो है 51 पार्ट उसके चले जाते हैं, और अबाउट एटमॉस्फेयर में 19 पार्ट रह जाते हैं। ठीक है। तो अब क्या है, इन सब की वजह से लास्ट 100 ईयर्स में, जो पिछले 100 साल हैं, उनके अंदर अबाउट 0.75 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो राइज हो गया है। अब ये जो 0.75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसका भी 2/3 लास्ट के 45 ईयर्स में, लास्ट 45 जो ईयर्स हैं, 75 हैं, 25 और 20 अभी चल रहा है, तो लास्ट के अबाउट 45 ईयर्स में 2/3 कितना होगा इसका 75 का, अगर हम देखेंगे तो वो अबाउट 0.5 डिग्री सेल्सियस, 0.50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मीन्स आधा डिग्री टेम्परेचर जो है वो लास्ट के 45 ईयर में इंक्रीज हुआ है। उससे पहले क्या था, जो नेचुरल कॉजेज हैं, जो अर्थ सन से लाइट आ रही है उसी की वजह से हो रहा था, लेकिन एट प्रेजेंट क्या है, जो बाकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे देखें कि लिखा हुआ भी है यहाँ पे क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, जितनी भी गैसेज हमने डिस्कस की वो सारी ग्रीन हाउस गैसेज थी। ग्रीन हाउस गैसेज क्यों बोला जाता है, क्योंकि बच्चे ये क्या कर लेते हैं, हीट रेडिएशंस को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड देन उससे टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है एटमॉस्फेयर का। व्हेन दीज गैसेज एक्यूमुलेट इन द एटमॉस्फेयर एट हाई लेवल, मीन्स ये गैसेस अगर हाई अमाउंट में एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होंगी तो ये क्या करेंगे, ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। अब ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो उससे क्या होगा, एनवायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, दैट्स कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे वही कह रहा है, दिस स्टार्ट्स ट्रैपिंग मोर हीट एंड कोज एनहेंसमेंट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड हैंस ग्लोबल वार्मिंग। मीन्स मैंने अभी भी बताया बच्चे, एक्सेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट्स ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है बच्चे। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक, Greenhouse gases are those gases which can absorb and emit infrared radiations. मीन्स जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मीन्स इसमें होता क्या है, जैसे CO2 है, ये हीट रेडिएशंस को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर देगी, और कुछ टाइम बाद उनको क्या कर देगी, रिलीज भी करेगा, कुछ अमाउंट को क्या कर देगी, रिलीज कर देगी। तो इससे होता क्या है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है ना, उसी के अंदर वो हीट क्या हो जाती है, ट्रैप होके रह जाती है, और इस एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है। तो बेसिकली यही होता है ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग के जो इफेक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग में सबसे पहले क्या आता है, चेंज इन रेनफॉल पैटर्न।
मीन्स होता क्या है बेसिकली, जब ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता है, दैट्स कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रेनफॉल का जो पैटर्न होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिससे क्या होता है जो शुष्क मीन्स जो ऐसे एरियाज हैं जो बंजर होते हुए जा रहे हैं वहाँ पे क्या होगा, बारिश कम होनी शुरू हो जाएगी और फिर वो क्या होंगे और ज़्यादा डेजर्ट में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि डेजर्टिफिकेशन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, राइज इन सी लेवल। इसके अंदर हम ये भी जोड़ सकते हैं कि जैसे अभी एट प्रेजेंट हम अपने नियर बाय देखते हैं कई बार टेम्परेचर अप डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो क्लाइमेट में चेंज हो जाता है और कई बार बोलते हैं ना बिन मौसम बारिश हो जाती है, वो सब जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हो रहा है बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राइज इन सी लेवल, दैट्स द मेन पॉइंट। ये हमारे लिए बहुत वरी होने वाली बात है। इससे क्या प्रॉब्लम होती है कि अर्थ के ऊपर जो वाटर प्रेजेंट है उसका काफ़ी सारा पार्ट जो है वो आइस की फॉर्म में है। किस फॉर्म में बच्चे, आइस की फॉर्म में। अब आइस की फॉर्म में वो वाटर है वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद वो वाटर जाएगा कहाँ, सी के अंदर। वैसे तो अगर आइस है तो वो इस तरीके से पीक्स की फॉर्म में, जो बड़ी बड़ी चोटियाँ होती हैं उनकी फॉर्म में होता है, लेकिन जब ये मेल्ट हो जाएगा तो मेल्ट होने के बाद ये क्या आ जाएगा यहाँ पे सरफेस के ऊपर, और सरफेस में कहाँ जाएगा, सी के अंदर। तो सी का जो लेवल होता है वो क्या हो जाता है, राइज होता है। ये पहला पॉइंट था, आइस वाला पहला पॉइंट था। जो सेकंड पॉइंट है बच्चे, सेकंड पॉइंट क्या हो जाता है, सिंपल सेकंड पॉइंट में कि जब टेम्परेचर राइज होता है तो जो वॉल्यूम होती है, जो डेंसिटी होती है वाटर की, वो भी क्या हो जाती है, एक तरीके से अगर देखा जाए 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर डेंसिटी मैक्सिमम होती है। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही टेम्परेचर के अंदर चेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, जो वाटर होता है वो स्लाइटली एक्सपैंड करता है। क्या करता है बच्चे, सेकंड पॉइंट, एक्सपैंड करता है। कौन, वाटर। जिससे क्या होगा, उसका सी का जो लेवल होता है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। जो थर्ड पॉइंट आता है, इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट। ये क्या है, ये बेसिकली क्या है कि आप सबको पता होगा कि अभी एट प्रेजेंट जो सिनेरियो बनता जा रहा है उसकी वजह से हुरिकेन्स हैं या फिर जो बड़े बड़े जो तूफान आते हैं वो क्या होते जा रहे हैं, स्टॉर्म्स जो हैं वो इंक्रीज होते हुए जा रहे हैं। अब इसमें अगर हम देखें इंक्रीज, इसके अंदर क्या होगा कि हुरिकेन्स या फिर साइक्लोन्स या फिर जो अदर स्टॉर्म होते हैं, जो तूफान होते हैं वो आने स्टार्ट हो जाते हैं क्लाइमेट चेंज होने की वजह से। बेसिकली इसके अंदर अगर हम आपको थोड़ा बहुत अगर समझ में आए तो उससे होता क्या है कि जब अर्थ जो है उसके नियर अबाउट जब टेम्परेचर राइज होता है तो एयर की डेंसिटी के ऊपर इफेक्ट आता है और एयर का सर्कुलर मूवमेंट जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। एयर जब डेंसिटी टेम्परेचर राइज होता है तो एयर अपवर्ड मूव करने लगती है, और डेंसिटी जब उसकी टेम्परेचर डाउन होता है तो डेंसिटी उसकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है और वो नीचे आना स्टार्ट कर देती है। तो इस तरीके से अर्थ के नियर बाय जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर ये चेंज होना स्टार्ट होता है, जिससे सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाते हैं अगर एक्सेस में चेंज हो रहा है तो। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप ये यहीं पे हो गया था, इसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। काफ़ी सारे ऐसे एरिया हैं जो पहले सी के नियर बाय थे लेकिन अब क्या है वो समुंदर के अंदर जाते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज इन इरोजन। इंक्रीज इन इरोजन का क्या मतलब है कि बेसिकली जो बड़े बड़े आइस कैप्स हैं वो क्या होंगे, मेल्ट होंगे। मेल्ट होने के बाद क्या होंगे, वो स्लाइड करेंगे। स्लाइड करने से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, जिसकी वजह से इरोजन्स जो हैं वो क्रिएट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं और वो क्रिएट भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्प्रेड ऑफ डिजीज। स्प्रेड ऑफ डिजीज में क्या है कि बेसिकली आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में बीमारियां जो होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अगर ऑन एन एवरेज अगर अर्थ का टेम्परेचर भी अगर इंक्रीज़ हो जाएगा तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है बच्चे, जो डिजीज़ हैं वो इंक्रीज़ कर जाती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम अगर आते हैं डैमेज टू सी लाइफ। डैमेज टू सी लाइफ में क्या है कि जैसे गर्मी अगर ज़्यादा हो जाती है हम तो एसी वगैरह में या फिर फ़ैन के आगे कूलर के सामने या हवा कर लेते हैं, इस तरीके से बैठ जाते हैं। लेकिन अगर इन केस जो समुंदर है, जो सी है, उसके अंदर अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वहाँ पे जो लाइफ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो स्पीसीज़ हैं जो उसके समुंदर के अंदर रहते हैं, और टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होगा तो उनकी लाइफ पे भी क्या पड़ता है, उसका काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। और जो बोलते हैं कई बार कि मूंगे की जो चट्टानें होती हैं उनकी लाइफ तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, 8th पॉइंट, दैट इज़ चेंज इन इकोसिस्टम। चेंज इन इकोसिस्टम से क्या मतलब है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो उससे क्या होता है कि टेम्परेचर पे फ़र्क पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा तो काफ़ी सारे ऐसे स्पेसिस होते हैं जो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते, तो वो क्या करेंगे,
मर जाएंगे या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट कर जाएंगे। तो उस जगह पे उन स्पीसीज़ की ना होने की वजह से जो एडवर्स इफेक्ट वहाँ पे आएंगे, तो वो सब क्या करेंगे, इकोसिस्टम को क्या कर देंगे बच्चे, डिस्टर्ब कर देंगे। जैसे अगर मैं आपको इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल दूं, तो जो टीवी टावर्स जो लग रहे हैं, जो मोबाइल टावर्स लग रहे हैं, सबको पता है उनसे रेडिएशंस निकलती हैं, और उन रेडिएशंस की वजह से जो गौरैया जो पिकॉक हैं, जो चिड़िया वगैरह हैं, वो क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको पता है उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है? उसका एडवर्स इफेक्ट ये है, वो गौरैया चिड़िया वगैरह खत्म हो रही हैं, तो वो क्या करते हैं, छोटे मोटे जो कीट पतंगे होते हैं ना, उनको वो क्या करती थी, खा जाती थी। तो अब अगर वो गौरैया कम हो रही हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो कीट पतंगों की अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर टेम्परेचर में चेंज होता है, तो काफ़ी सारे स्पीसीज जो होते हैं वो या तो उनकी डेथ हो जाती है, या वो माइग्रेट कर जाते हैं वन प्लेस से अनदर प्लेस, जिसकी वजह से इकोसिस्टम के ऊपर जो है वो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ देखें, तो टोटल हमारे पास 8 इफेक्ट हो गए ग्लोबल वार्मिंग के। ठीक है बच्चे, और अगर हम यहाँ देखें राइज इन सी लेवल पे अगर हम आए, तो यहाँ पे बेसिकली 21 सेंटीमीटर, कितना बच्चे, 21 सेंटीमीटर 1880 के बाद 21 सेंटीमीटर जो समुद्र की जो लेवल है वो क्या कर गया, सी लेवल जो है वो इंक्रीज कर गया। सी लेवल क्या हो गया, इंक्रीज कर गया है अबाउट 21 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, तो अभी अबाउट लंबी हो गई है वीडियो, तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम ओजोन लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, डिप्लीशन ओजोन लेयर एंड इफेक्ट, और वो बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बच्चे इतना ही। स्टे होम, स्टे हेल्दी, वर्क हार्ड एंड क्रिएट डिफरेंस। थैंक यू एवरीवन।